न्यूक्लियर फिजन के क्षेत्र में तो भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। इनफैक्ट इसी क्षेत्र में भारत के द्वारा 24 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं जिनको कि भारत में ऑपरेशनलाइज करवा भी दिया गया है। लेकिन दोस्तों अब बारी आई है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोग्राम की, जिसमें कि फाइनली अब भारत के जाने माने इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च के द्वारा भारत का पहला 120 किलोवाट का हाई पावर एम्पलीफायर सिस्टम है जिसको कि तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से अब भारत न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स को भी बेसिकली बनाने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। और ये जिस इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे हैं ये भारत का एक ऑटोनॉमस फिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये वही इंस्टीट्यूट है जो कि ITER प्रोजेक्ट में भी भारत की तरफ से हिस्सा ले रहा है और ये वही इंस्टीट्यूट है जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर भी भारत के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। नाउ ये भारत के लिए तो ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट बन जाती है, बिकॉज अगर आप देखें आज से 55 साल पहले हमने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टार्ट किया था 1969 में, एंड आज हम लोग अपने न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोग्राम को ऑफिशियली यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। लेकिन साथ ही में ये इसलिए भी बड़ी बात बन जाती है बिकॉज अब भारत एक एलीट लिस्ट का हिस्सा बनने जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर में कुछ मुट्ठी भर देश ही हैं जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन की डिवाइसेस को बना चुके हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स को ऑपरेशनल कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले आता है यूके का देश जो कि एक JET नाम से न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस को बना चुका है। साउथ कोरिया है जिसने कि अपना खुद का न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस बनाया है जिसको कि वो आर्टिफिशियल सन कहते हैं। और इवन चाइना के द्वारा भी इस तरह का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर तैयार कर लिया गया है, एंड रशिया ने भी अपना T-15 रिएक्टर तैयार किया है और USA के द्वारा भी अपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। और इसीलिए इंडिया अब इसी पर्टिकुलर सी छोटी सी लिस्ट में अपनी एंट्री कर लेगा, बिकॉज अब इंडिया भी दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्टर को बेसिकली तैयार करने के रास्ते पे चलना शुरू कर चुका है। बात करेंगे इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में, समझेंगे फिजन और फ्यूजन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि क्यों ये भारत के लिए एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही बड़ा स्टेप माना जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, एंड उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी हमारे सेंटर्स आ चुके हैं। सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए GS कोर्सेज के साथ साथ CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप लोग सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप लोग अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाया गया है। ऑल राइट, सो एनर्जी जनरेट करने के न्यूक्लियर के माध्यम से कुल मिला के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है फिजन का, दूसरा तरीका होता है फ्यूजन का। अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो फ्यूजन के केस में क्या होता है कि आप दो और या फिर दो से ज़्यादा जो छोटे छोटे लाइट एटम्स हैं उनको कंबाइन करते हैं और उसके माध्यम से एक बड़ा एटम बनाते हैं और इन द प्रोसेस एनर्जी को जनरेट करते हैं। और वहीं जो फिजन का प्रोसेस होता है उसमें एक बड़े एटम को आप लोग किसी तरीके से तोड़ते हैं जिसके माध्यम से दो छोटे एटम्स बनते हैं, एंड इन द प्रोसेस आप यहाँ पे एनर्जी को जनरेट कर लेते हैं। ये तो हुआ इसका थ्योरी। लेकिन अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे बात करें सो बेसिकली जो हमारे न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस है वो हमें देखने को मिलता है हमारे जितने भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, जो कि भले इंडिया में हो भले दुनिया के बाहर कहीं भी हो, इंडिया के बाहर, वहाँ पर हमें न्यूक्लियर फिजन का ये प्रोसेस देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर हम फ्यूजन की बात करते हैं तो वो हमें सूरज के अंदर देखने को मिलता है। और ये जो प्रोसेस है ये एक बहुत ही शानदार प्रोसेस इसलिए माना जाता है बिकॉज जो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस है इसके माध्यम से आप जो है लिमिटलेस एनर्जी को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अब फिजन के केस में हम सभी जानते हैं इंडिया बहुत सारे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को तैयार कर चुका है। अलग अलग लोकेशंस पे कुल मिला के 24 के आसपास न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं जो कि हम लोग तैयार कर चुके हैं। लेकिन अब दोस्तों बारी आई है न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस में, जिसमें कि इस तरह का
जो रिएक्टर है ये बेसिकली बनाया जाता है और इसी के माध्यम से एनर्जी को जनरेट किया जाता है। ये जो आप यहाँ पे रिएक्टर देख रहे हैं या फिर ये जो पूरा का पूरा आप यहाँ पे इक्विपमेंट देख रहे हैं, इसको रशिया के द्वारा एक टर्म दिया गया है जिसको कि टोकामैक कहा जाता है। इसको टेक्निकली आर्टिफिशियल सन भी कहा जाता है और इसको टोकामैक का नाम भी यहाँ पे दिया जाता है। ये जो टोकामैक का नाम है ये पहली बार रशिया के ही एक फिजिसिस्ट हैं, इगोर टैम एंड एंड्रेई सखारोव, इन दोनों के द्वारा ये वाला नाम यहाँ पे कॉइन किया गया था। नाउ ये वाला जो पूरा का पूरा यहाँ पर आप इक्विपमेंट देख पा रहे हैं जिसको कि टोकामैक कहा जाता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? ये काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेसिव हीटिंग। आपको क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे जनरेट करना पड़ता है, उतना टेम्परेचर जनरेट करना पड़ता है जो कि सन की कोर से भी 10 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। अब सन की कोर के अंदर टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों? सन की कोर के अंदर 15 मिलियन केल्विन का टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आपको ये वाला एक आर्टिफिशियल सन तैयार करना है तो आपको कम से कम 150 मिलियन केल्विन के आसपास का टेम्परेचर यहाँ पे अचीव करना होता है। और उसी के लिए केवल अगर आपने एक ऐसा प्रोसेस तैयार कर लिया जिससे कि आप इतना टेम्परेचर यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपने 90% काम कर लिया है और उसके बाद आपका रिएक्टर यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। नाउ ये जो टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर अचीव करने के लिए 3 तरह के तरीके हमें थ्योरेटिकली देखने को मिलते हैं। पहला तरीका होता है नेचुरल बीम इंजेक्शन का, न्यूट्रल बीम इंजेक्शन का। इसमें क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स के माध्यम से न्यूट्रल पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करी जाती है और उसके माध्यम से आप इतना टेम्परेचर अचीव करते हैं। दूसरा तरीका होता है आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस हीटिंग का। इस केस में भी आप क्या करते हैं कि कुछ आयंस का इस्तेमाल करते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप इतना हाई टेम्परेचर यहाँ पे अचीव कर पाते हैं। तीसरा तरीका जो कि यहाँ पे होता है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और यहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से, उनकी एंटीना की ट्रांसमिशन के माध्यम से आप लोग इतने हाई टेम्परेचर को यहाँ पर अचीव करते हैं। और भारत का जिस इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, इसने बेसिकली यही वाला जो तीसरा मेथड है हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसी के आधार पर, इसी के बेसिस पर एक हाई पावर एम्पलीफायर को तैयार किया है जो कि 120 किलोवाट का है और इसके माध्यम से हम लोग इतना हाई टेम्परेचर यहाँ पर बेसिकली अचीव करने वाले हैं। नाउ इसके माध्यम से होगा क्या? सो यहाँ पर जो आपने हाई पावर एम्पलीफायर को तैयार किया है, ये क्या करेगा कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं इनको ये बार बार ट्रांसमिट करता रहता है एक एंटीना के माध्यम से। और ये जो आपका टोकामैक है, इसके अंदर जब मल्टीपल ट्रांसमिशंस होती रहती हैं तो इसके अंदर आपका टेम्परेचर जो है ये बढ़ता रहता है। जो आपका प्लाज्मा फ्यूल है, जो भी आप इसमें ईंधन इस्तेमाल करने वाले हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है एंड उसी के अल्टीमेटली जो आउटकम निकलता है कि आपका जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आप इस रिएक्टर को बेसिकली ऑपरेट करना शुरू यहाँ पर कर सकते हैं। सो अगर आप इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में देखें तो आपने क्या किया, आपने हाई पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से जो आपका अंदर फ्यूजन प्लाज्मा है इसको यहाँ पे गर्म कर लिया है। और उसको अगर आपने गर्म करना था तो आपको एक एम्पलीफायर की आवश्यकता थी जिसके माध्यम से आप उतना टेम्परेचर अचीव करते हैं। और वही वाला एम्पलीफायर अब भारत के इस इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे तैयार कर लिया है। क्यों ये बहुत ही शानदार स्टेप माना जाता है? वेरी सिंपली पुट, न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में जो आपका ईंधन लगता है, जो आपका फ्यूल लगता है, वो फिजन के कंपैरिजन में काफ़ी कम लगता है। दूसरी बात, फ्यूजन जो होता है उसमें आपको केवल ड्यूटेरियम की आवश्यकता होती है और ड्यूटेरियम जैसा कि आपको मालूम होगा हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जो कि आपको नेचर में काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, जब हम लोग फ्यूजन रिएक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार का रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं आता। ये केवल हीलियम एटम्स को प्रोड्यूस करता है जो कि एक बहुत ही सिंपल बाय प्रोडक्ट है जिसको कि आप लोग बल्कि बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं
हैं। वहीं फिजन में जो आपका वेस्ट आता है उसको आपको रीप्रोसेस करना पड़ता है, उसको आपको देखना पड़ता है कि कैसे इसका स्टोरेज करना है वगैरह वगैरह, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ऑल्सो अगर आप देखें जो फिजन के रिएक्टर्स हैं, मान लीजिए वहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिज़ास्टर हो जाए तो वो वाले डिज़ास्टर के रेपरकशंस बहुत होते हैं, लेकिन फ्यूजन रिएक्टर में ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं आती। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ भी हिल गई, अगर किसी भी कारण से इसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी कम हो जाता है तो ये रिएक्टर ऑटोमेटिकली बंद ही हो जाता है। इसमें डिज़ास्टर के चांसेस भी आपको देखने को नहीं मिलते। और एफिशिएंसी की बात करूं तो 1 किलोग्राम का जो फ्यूजन फ्यूल है वो 10 मिलियन टाइम्स एज मच एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू कोल, ऑयल एंड गैस। तो आप देख सकते हैं कि इसके कितने सारे फायदे हैं जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों कहा भी जाता है कि फ्यूजन का जो प्रोसेस है दिस इज़ अ सोर्स ऑफ लिमिटलेस एनर्जी। खैर अभी हमने इस प्रोसेस को रिसेंटली स्टार्ट किया है, देखते हैं आगे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन इट इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग डेवलपमेंट जो कि हमें फ़िलहाल इंडिया की तरफ से देखने को मिली है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।